हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। पहले थोड़ा सा जनरल डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूं। जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म से पहले से जुड़े हुए हैं या जो स्टूडेंट पहले डीएनए देखा करते थे उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन में कर लेता हूं। तो ये पहले हमारे चैनल पे डीएनए आया करता था जिसमें न्यूज़पेपर हम लोग डेली डिस्कस किया करते थे। कुछ टॉपिक हम लोग न्यूज़पेपर से लिया करते थे जिनमें से ज्यादातर टॉपिक प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते थे, कुछ टॉपिक्स मेंस ओरिएंटेड भी होते थे और वहां पे हम लोग एडिटोरियल डिस्कस किया करते थे। वो फॉर्मेट हम लोगों ने चेंज करके उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक हिस्से को हम लोग अभी बोलते हैं प्रेप पॉइंटर्स, जो कि आता है रोज, आप शायद उसको देख भी रहे होंगे। प्रेप पॉइंटर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस्ड, मेमोरी बेस्ड और जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो टॉपिक्स होते हैं वही लेके आते हैं। उन टॉपिक्स में क्योंकि बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए उसको सरफेस लेवल पे डिस्कस किया जाता है। एक अच्छा खासा कंटेंट वो भी आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में दिया जाता है। हम लोग डेली उसमें 6 से 7 टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे तो शायद आप उन वीडियोस को देखते भी होंगे। जब वो फॉर्मेट हम लोग ने चेंज किया था डीएनए वाला, तो साथ के साथ ये अनाउंस किया गया था कि जो प्रीलिम्स वाले टॉपिक है उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा और जो मेंस वाले टॉपिक हैं उनके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। ये हम लोगों ने उस समय अनाउंस किया था, लेकिन उसमें अभी 2 हफ्ते के लगभग लग गया है। बट उसको अभी हम लोग यहाँ से रेगुलरली शुरू करने वाले हैं। ये जो मेंस ओरिएंटेड टॉपिक होने वाले हैं, क्या ये डेली एडिटोरियल से आएगा? जी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आज का एडिटोरियल कैसा आया है। लेकिन ये जो मेंस वाले टॉपिक होंगे वो इशू बेस्ड होंगे। वो होंगे इशू बेस्ड, जहां से मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला टॉपिक कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड हो सकता है पिछले पिछले 1 साल में, 1.5 साल में कम से कम 8 से 10 बार तो किसी ना किसी एडिटोरियल में आया ही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना ज्यादा न्यूज में रहा है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हर न्यूज़पेपर ने इसको एडिटोरियल में कवर किया है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एडिटोरियल और उसके जो ऑथर हैं, उस जो उसको लिखते हैं एडिटोरियल को, उसको डिस्कस करने के बजाय एग्जाम में हमारे सिलेबस और यूपीएससी के रेलेवेंस के हिसाब से उस टॉपिक के अंदर क्या क्या डायमेंशंस कवर करनी है, उस पर्सपेक्टिव से हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं। तो आज से हम लोग रेगुलरली लगभग इस प्रोग्राम को चालू रखेंगे। रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि हफ्ते में 6 दिन ही आएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कंटेंट बनाना, डिलीवर करना, एडिटिंग करना, उसमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन कोशिश ये रहेगी कम से कम 2 से 4 टॉपिक एक वीक में आपके पास मेंस ओरिएंटेड वो आएंगे। इतने अच्छे से वो आएंगे, उसका कंटेंट भी बहुत एनरिच होने वाला है। अगर आप इन टॉपिक को इस वीडियो से कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता फिर आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में आपको 150 वर्ड या 250 वर्ड्स लिखने हैं और लगभग इन टॉपिक्स की हर डायमेंशन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, या जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे मेंस ओरिएंटेड, ये आप इससे कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रेपरेशन है आप किस लेवल पे हो। देखिए, हो सकता है एक बच्चे वो हों, ऐसे एस्पिरेंट हो सकते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, अभी अभी जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है, अभी अभी उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया है या कोचिंग लेना स्टार्ट किया है या सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया है, वो स्टूडेंट हो सकते हैं। उन स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक बिल्कुल ब्रांड न्यू होगा, एकदम बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक होगा। अब वो जो बच्चे इस टॉपिक को करने वाले हैं, हो सकता है कि वो इस टॉपिक को 100% नहीं समझ पाए, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो टॉपिक है इसके पीछे बहुत बैकग्राउंड है। यस, जो कि आपको लक्ष्मीकांत से पहले कवर करनी पड़ती हैं। बहुत सारे हो सकता है ऐसे कीवर्ड यूज हों जो आपको पहले से पता होने चाहिए। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, वो इस वीडियो को एटलीस्ट कम से कम 2 बार देखें इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए। पहली बार आप रेगुलर स्पीड में देखें, दूसरी बार आप इसको 1.5x पे देख सकते हो, मतलब इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, आपका समय बचेगा। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसको भी कम से कम 2 बार पढ़ें। और देखिए, यहां से अपने नोट्स भी बना सकते हो। देखिए, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सेल्फ हेल्प और मतलब हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मेंस आपका जब तक क्लियर होने वाला नहीं है जब तक आपके पास हैंड रिटन नोट्स ना हो। ये 99.9% केस में बिल्कुल सच्चाई बात है। हो सकता है कोई आपको ऐसा टॉपर मिले जो कहेगा मैंने तो हैंड रिटन नोट जिंदगी में कभी बनाए नहीं, मेरा मेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, स्कोर आया। देखिए, वो एलियन पर्सन हो सकते हैं, वो मार्स से आए हों, लेकिन 99% जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छा लेवल अचीव किया है, वो सब आपको यही कहेंगे आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। तो पहले तो स्टूडेंट वो होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, वीडियो को 2 बार देखें, कंटेंट को 2 बार पढ़ें, और उसके बाद जब भी फ्यूचर में ये आर्टिकल आता है, आपके सामने आता है, कोई एडिटोरियल आता है, तो उसको ध्यान से पढ़ें इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि इसका बेसिक जो पार्ट है वो तो ठीक आप कर ही लोगे, लेकिन इसका जो अप्लाइड पार्ट है वो आपको न्यूज़पेपर से कवर होते मिलता है, जो कि रेगुलरली न्यूज में रहता है, वो चीजें।
दूसरे बच्चे वो हो सकते हैं एस्पिरेंट जिन्होंने तैयारी वो 1-2 साल से कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ डेफिनेटली अपने नोट्स भी बनाए होंगे, वो स्टूडेंट डेफिनेटली होंगे, और जो अपने नोट्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो से अपने नोट्स को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। देखिए, हमने पहले से अगर इस टॉपिक पे नोट्स बनाया है तो मैं मान के चलता हूं कि 70 to 80% कंटेंट आपके नोट्स में ऑलरेडी होगा, लेकिन जो 20 से 30% एक्स्ट्रा कंटेंट है वो आप डेफिनेटली यहां से अपने हैंड रिटन अपने कंटेंट के अंदर ऐड करें, उसको अपग्रेड करें, ठीक है। आप इसका भी पीडीएफ आपके पास रहेगा, आप उसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को एक बार देखें और अपने जो एक्स्ट्रा कंटेंट है ऐड करें। ये उनके लिए है जो 1-2 बार एग्जाम लिख चुके हैं, ठीक है, या जिनके पास एक ठीक ठाक सा बेसिक फाउंडेशन जिनकी क्लियर है। तीसरे स्टूडेंट वो हो सकते हैं जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। जो इस बार मेंस लिख रहे हैं तो मान के चलता हूं आपके पास बहुत अच्छे नोट्स ऑलरेडी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बने होंगे, आप इस वीडियो को रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कोई नया डायमेंशन आपको पता चले जो मैं आपको बताऊंगा, जो शायद आपसे मिस आउट हो गया हो, तो एग्जाम में एक थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट आपके पास जो है वो एक न्यू डायमेंशन आपके पास लिखने के लिए रहती है। तो डिपेंड करता है वो किस लेवल पे हो, ठीक है। आप ये आपने डिसाइड करना है, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है, सभी की अप्रोच इसके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने बता दिया, अगर बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2 बार एटलीस्ट देखें, कंटेंट को 2 बार पढ़ें, ठीक ठाक सा अंडरस्टैंडिंग बनेगा। जिन बच्चों के नोट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इस टॉपिक के बारे में, आप उसको अपग्रेड करें, क्योंकि हर बार आपको कुछ ना कुछ डायमेंशन डेफिनेटली नया देखने को मिलता है। और यही एक टीचर का काम भी होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसके अंदर वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज कुछ ना कुछ ऐड करें जो आपको बेनिफिट करती है फाइनली एग्जाम में, और वो स्टूडेंट्स जो मेंस लिख रहे हैं वो इसको रिविजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग इस तरह से इसको रखेंगे। आने वाले टाइम पे जो भी वीडियोस आएंगी आप इसी अप्रोच को लेके चलें। आप अपनी नोटबुक लेके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको देखें। अब ये जो टॉपिक हैं, जो इशू बेस्ड टॉपिक रहने वाले हैं, इन टॉपिक्स को एक्चुअली मैं काफी इनफॉर्मल रखने वाला हूं। इनफॉर्मल इन द सेंस कि यहां पे कोई बहुत ज्यादा लिटरेरी और टू द पॉइंट बातें नहीं होंगी, क्योंकि इसके अंदर काफी सब्जेक्टिविटी होती है। तो हो सकता है कभी कभी मैं अपना खुद भी पर्सनल ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेरा उस टॉपिक के बारे में आपके सामने रख सकता हूं। इसलिए यहां पे कोई टाइम कंस्टेंट नहीं रखा गया है। ऐसा नहीं मैंने कोई इसमें टाइम लिमिट रखी है कि आधे घंटे के अंदर ये टॉपिक कवर करना है, 45 मिनट में करना है, 1 घंटे में करना है। देखिए, एग्जाम की तैयारी ऐसे नहीं होती है। घड़ी देख के टॉपिक्स और घड़ी देख के एग्जाम की तैयारी नहीं होती है। ये एग्जाम इस तरह का होता है, तो इसमें आपको टाइम देना पड़ता है। मैं तो बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि T20 का मैच नहीं है भाई, ये तो टेस्ट मैच है, तो आपको खेलना पड़ता है लंबा। तो जो स्टूडेंट सीरियस एस्पिरेंट है ना, जो चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम आउटपुट मिले और एक टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग हो, वो स्टूडेंट टाइम कभी नहीं देखेंगे। बाकी तो आजकल बच्चे वैसे भी हैं जो रील्स पे और 5-5 मिनट में टॉपिक कवर करना चाहते हैं। यूपीएससी को ना तो उन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है और ना ही उन 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में एक अच्छे टॉपिक पे कमांड बन पाती है। तो आप उस चीज के पीछे मत भागें। हाँ, अपने नोट्स बनाएं, शॉर्ट फॉर्म नोट्स बनाएं, कीवर्ड की फॉर्म में नोट्स बनाएं, और उससे आप रिवीजन कर सकते हो कम समय में। लेकिन जब आप उस टॉपिक को समझ रहे हो, इनिशियली उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, फिर टाइम मत देखें, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दे रहे हो या इस बार आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, उससे नेक्स्ट टाइम दे रहे हो, तो आप ये मान के चले कि ये जो टाइम आप यहाँ पे दोगे, ये आपका टाइम वेस्टेज तो कतई नहीं है, ये आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है। इनिशियल फेज में किसी टॉपिक पे आप जितना टाइम दोगे ना, बाद में वो टाइम आपको उतना ही सेव करता है, क्योंकि समझते हो आप अच्छे से टॉपिक को, बाद में कीवर्ड से भी आप उसको समझ के रिवीजन कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में अगर टाइम नहीं दोगे तो फिर बाद में समझने में टाइम आपको वेस्ट जाएगा, क्योंकि एक बार तो आपको टाइम देना ही है टॉपिक को। यूपीएससी के सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो शॉर्ट कट से आपका तैयार हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसको काफी मैं इनफॉर्मल रखने वाला हूँ। टाइम लिमिट मेरे यहाँ पे कोई सेट नहीं किया है। हो सकता है देयर कैन बी अ टॉपिक विच कैन बी कवर्ड इन हाफ एन आवर और अनदर टॉपिक इन 45 मिनट, और कोई टॉपिक ऐसा भी हो सकता है जो 1 घंटे से ज्यादा भी चला जाए। तो यहाँ पे मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है। अपने पेस पे पढ़ाऊंगा, अपने पेस पे टॉपिक्स कवर करूंगा, बिल्कुल आराम से शांत मन से करूंगा। आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं, आप भी ध्यान से बैठ के पढ़ें, समझें, सुने। एक बार कर लोगे, आराम से आप अपने एग्जाम में 150 वर्ड या 250 वर्ड लिखने की पोजीशन में हो जाओगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये आप पूरी वीडियो देख के ही समझ जाओगे, आपके पास टॉपिक की ठीक ठाक से कमांड बन गई है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो पहले ही आपकी अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स के बारे में हो सकती है, ठीक है। चलो, उसके अलावा जो आपके कंसर्न्स हैं या आपकी जो फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। काफी बच्चों को शिकायत भी हो सकती है, सर काफी समय से वेट कर रहे थे इस वीडियो का, लेकिन थोड़ा लेट आया तो कुछ उसके लिए आई ऑलरेडी अपोलोजाइज। बट एनीवेज, अब हम लोग थोड़ा इसको कंटिन्यू रखेंगे डेफिनेटली। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हो बेसिकली, ठीक है। अगर हमें लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट उसकी डिमांड कर रहे हैं
या फिर यूपीएससी के हिसाब से काफी रेलेवेंट वो टॉपिक नजर आता है, जिसका पोटेंशियल है एग्जाम में क्वेश्चंस आने का, वो डेफिनेटली टॉपिक लिया जाएगा, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू रहेगी, तो टेंशन नहीं लेने का है। प्रीलिम्स जो पॉइंटर्स आते हैं आपके पास, प्रेप पॉइंटर्स, उसको प्रीलिम्स के लिए रखें। यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उसको आप मेंस के लिए आराम से रखें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो टॉपिक है वो हम लोग करने वाले हैं। वीडियो के एंड में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पहले वो थोड़ा आपको मैं डेफिनेटली यहाँ पे बता देता हूँ। ऑब्वियसली करंट का टॉपिक है, ये न्यूज में तो है ही। क्यों न्यूज में है, क्या ऐसा इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है, चेंजेस हुए हैं, वो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे। वैसे आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, और बहुत सारे जस्टिफिकेशन भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों हम लोगों ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का रैशनल क्या है, सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट के पीछे क्या कारण रहे, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम से क्या क्या चीजें वायलेट हो रही थी, कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक था, कैसे ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था, उन सभी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिटेल में अपने विचार बताए हैं, वर्डिक्ट दिया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। उसके अलावा सिंपली बात करेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम क्या होती है, कैसे काम करती है, थोड़ा इसका अप्लाइड पार्ट हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। अब देखिए जरा, इंडिया में इलेक्टोरल फंडिंग के लिए कौन कौन से मेथड यूज हुआ करते थे इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले, वो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड एकमात्र मेथड नहीं है इंडिया में इलेक्ट्रल पार्टीज को फंडिंग करने का, और भी तरीके हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड से पहले कौन से हुआ करते थे, और अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गया है तो उसके पहले वाले मेथड में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वो हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। इलेक्ट्रल फंडिंग को लेकर इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है, आईटी एक्ट है, हमारे पास फॉरेन फंडिंग वाला एक्ट हमारे पास है, फाइनेंस एक्ट हमारे पास है। तो कई सारे एक्ट हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रल फंडिंग को अपने अपने तरीके से रेगुलेट करते हैं। उनके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं आफ्टर 2017 या इलेक्ट्रल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने के बाद में, और अभी हमारे पास कौन कौन से लॉज हैं, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएगा। ये कंटेंट प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ, इसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही, बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके आसपास कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज रही, उसके फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट है जो कि सरकार ने दिए कि भैया क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना अच्छा है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाला है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा, करप्शन को कम करेगा, ब्लैक मनी को कम करेगा। बहुत सारे आर्गुमेंट दिए सरकार के ने दिए। कौन कौन से पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के अगेंस्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के साथ बाद में उसको हम लोग अलाइन करेंगे। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक दो थोड़ा सा बोनस पॉइंट भी यहाँ पे आपके लिए डाल दिया गया। देखिए इतनी चीजों भी आप पढ़ लोगे ना एग्जाम के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, आराम से आप यहां से 150 वर्ड या 250 वर्ड में लिख सकते हो, क्योंकि यही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो इससे ज्यादा डिमेंशन एग्जाम में बनेगा नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, पॉइंट इसके अगेंस्ट में क्या है, इसके फेवर में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से वर्डिक्ट में, जजमेंट में अपनी चीजें बताई हैं, ठीक है, कैसे ये अप्लाई होता है, इतना कर लोगे आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ हम लोग इसको फंडामेंटल राइट के साथ रिलेट करके हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये चीजें हम जो हैं इस आर्टिकल के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, आई डोंट थिंक सो आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तब से इसके ऊपर कंट्रोवर्सी रही। कई साल तक ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। फाइनली ये जजमेंट आ गया है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई थी, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, स्ट्रक डाउन कर दिया है। जैसे आप यहां पे बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। क्या चेंजेस किए गए थे आपको मैं आगे बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इनकम टैक्स जो एक्ट है हमारा 1961, इसके अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए थे। जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसके रिगार्डिंग भी कुछ चेंजेस किए गए थे। और जो फॉरेन फंडिंग होती है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ चेंजेस किए गए थे ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंप्लीमेंट कर सके। तो इन सबको भी स्ट्रक डाउन कर दिया है। देखिए, जब मेन कानून जो लॉ होता है, जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता है, तो उसके आसपास जो अमेंडमेंट्स होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वैसे तो ऑटोमेटिकली ही वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाती है। तो इसको कर दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो कोई भी कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं,
अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अगेंस्ट में है, उनको फॉलो नहीं कर रहा है। इसे हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जैसे आप अपना मेंस का आंसर लिखते हो, हम उसको रिव्यू करते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है कि उस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से क्या क्या चीजें आपको उसके अंदर होनी चाहिए, कितने वर्ड में होना चाहिए, कितने टाइम में होना चाहिए, ये उसके अंदर बॉडी के अंदर पार्ट्स होने चाहिए। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जो यूपीएससी में एग्जाम में एक पेपर चेक करते हैं, उनके पास भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के हिसाब से वो आपका आंसर लिखा हो तो उसको कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से आपको नंबर देते हैं, रिव्यू करते हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट भी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। जो भी पार्लियामेंट कानून बनाता है वो सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि भाई क्या वो उस फ्रेमवर्क के अंदर फिट होते हैं, क्या वो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं क्या। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, आपको नंबर बढ़िया मिलेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई इसको स्ट्रक डाउन कर देता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट टाइम लेता है। जो हमारे यहाँ पे लीगल प्रोसीजर है उसके अंदर टाइम लगता है। कई साल से पेंडिंग था, फाइनली इसको जो है वो वर्डिक्ट आ चुका है और बड़ा लैंडमार्क सा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। और सरकार ने बड़ा जोर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े लॉयर्स को डाल दिया कि भैया ये स्ट्रक डाउन ना हो, लेकिन हो गया फाइनली। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है। तो ये बेसिकली एक चेक एंड बैलेंस वाला भी पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारे यहाँ पे हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जुडिशरी बेसिकली एक चेक एंड बैलेंस रखता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर। हालांकि बाकी दोनों ऑर्गन भी रख सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, जुडिशरी थोड़ी उस मामले में ज्यादा पावरफुल है। तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ऐसा कुछ करते हैं जो कि फंडामेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ मैच नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रक डाउन कर सकता है, जैसा कि यहाँ पे भी कर दिया है। तो ये जुडिशियल रिव्यू के साथ भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। बेसिकली आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी रिलेट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं भैया इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, जिसको लेके इतना हंगामा और इश्यूज हैं। वो बेसिकली है क्या, सिंपल तरीके से आप इसको समझे। पहले तो आपने ये समझना जरूरत है कि बॉन्ड क्या होता है। देखिए थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड की पिक्चर आपको दिखाई गई है। एक बॉन्ड, देखिए ये जो वर्ड है ना बॉन्ड, ये हम लोग इकोनॉमी में भी काफी यूज करते हैं। जब हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये बॉन्ड बेसिकली होता क्या है। देखिए 1000 रुपए का बॉन्ड है ये 1000 रुपए का बॉन्ड है। आप इसको बैंक में जाके खरीद सकते हो। आप बैंक में जाइए, अपने अकाउंट से 1000 रुपए बैंक में ट्रांसफर करें। आप बैंक को ड्राफ्ट दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यूपीआई भी कर सकते हो। आप बैंक को 1000 रुपए देंगे तो बैंक बदले में आपको ये बॉन्ड देगा। अब ये बॉन्ड आपके हाथ में चला गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए है। आप इसे रमेश को बेचे, सुरेश को बेचे, राम को बेचे, श्याम को बेचे, गीता सीता किसी को भी दे सकते हो। इसकी वैल्यू 1000 रुपए रहेगी। तो ये एक तरह से करेंसी जैसा है। तो इसको खरीदने के लिए आपने पैसा दिया है ना, तो इसकी वैल्यू भी उतनी ही है जितना आपने पैसा पे किया है। अब सीधी सी बात है, मान लो ये पेंसिल है, मैंने इस पेंसिल को पे करने के लिए 10 रुपए दिए, तो इस पेंसिल की वैल्यू तो 10 रुपए हो गई ना। हाँ, वो बात अलग है कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके टाइम के साथ पैसे की वैल्यू एक्चुअली बढ़ती रहती है, इनकी वैल्यू, और किसी किसी की फिक्स भी रह जाती है। तो ये बॉन्ड बेसिकली उस तरह से होता है, ये पीस ऑफ पेपर होता है। ठीक है, आप इसको बैंक के पास जाते हो, खरीदते हो, तो इसको आप गवर्नमेंट बॉन्ड कह सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर अलग से डिस्कशन हो सकती हैं। जैसे मान के चलें कि सरकार को लेट से 100 करोड़ रुपीज की रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट ने लेट से 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड इशू किया। तो अगर आपके पास 100 करोड़ रुपीज हैं, तो आप गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपीज दोगे और गवर्नमेंट बदले में आपको ये पीस ऑफ पेपर देगा। इस पीस ऑफ पेपर का बॉन्ड कहते हो। तो इसकी कीमत कितनी होगी, 100 करोड़ रुपीज हो गई। आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी मिल सकता है अगर उसका नेचर ऐसा है तो, राइट। तो ये बेसिकली एक बॉन्ड ही होता है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड इसको हम लोग कहते हैं। तो ये किस लिए यूज किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके हाथ में इलेक्टोरल बॉन्ड है तो आप इसे पॉलिटिकल पार्टी को जाके दे सकते हो। तो मतलब आपने फंडिंग कर दिया। आप कैश नहीं दे रहे हो, ध्यान देना है, कैश नहीं दे रहे हो, आप इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहे हो। आप ये पीस ऑफ पेपर दे रहे हो। ये बियरर बॉन्ड जैसा होता है, प्रोमिसरी नोट जैसा होता है। अब ये दो टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये दोनों टर्म ऐसे पॉलिटिकल टर्म नहीं है, इकोनॉमिकल टर्म है। ये इकोनॉमी वाले सेक्शन में आपको करवाया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि बियरर बॉन्ड क्या होता है। इसको ना आपने एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखें। जैसे भाई जैसे मैं तो क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो हरियाणा रोडवेज का एग्जांपल दूंगा। तो जैसे मान लो आप बस में जा रहे हो, हरियाणा रोडवेज की बस में जा रहे हो, ठीक है, और वहां पे कोई आदमी बैठा हुआ है किसी सीट के ऊपर, ठीक है। अब वो आदमी उठ के बेचारा पानी पीने चला गया, सीट खाली हो गई, आप उस सीट के ऊपर जाके बैठ गए। वो आदमी आएगा,
बोलेगा भाई ये सीट तो मेरी थी, आप क्या कहते हो कि तेरा इसमें नाम लिखा हुआ है क्या? आप ऐसा ही बोलते हो ना, नाम तो नहीं लिखा हुआ है। बियरर बॉन्ड का ऐसे ही होता है, बियरर बॉन्ड के ऊपर किसी का नाम नहीं होता है। मतलब ये जो दिखाया गया बियरर बॉन्ड है, इसके ऊपर किसी का नाम नहीं होता है। जो सीट पे पहले बैठ गया उस सीट उसी की हो गई, नाम तो किसी का नहीं लिखा हुआ है। जिसके हाथ में आ गया वही ओनर हो गया, इसे बियरर बॉन्ड कहते हैं। इसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, इसके ऊपर पास इसके ऊपर कोई ओनर का नाम नहीं होता है। जिसके हाथ में आ गया उसी का हो जाता है, वही ओनर हो जाता है। इसे कहते हैं बियरर बॉन्ड, यानी कि इसको बियर करने वाला, इसको ओनर जो इसका है, मतलब जिसके पास ये है हाथ में, वही इसका मालिक है। कोई भी हो सकता है, आप इसको चोरी कर लोगे आपका हो जाएगा। आपके देखिए, आपके जमीन के कागजात हैं, कोई इनको चोरी करके लेके जाएगा तो वो चोर के थोड़ी ना हो जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है ना। लेकिन इसके पास नहीं है, बियर बॉन्ड आपके घर में रखे हुए हैं, चोर अगर आ गया वो चुरा के ले गया, उसको आराम से जाके बैंक में कैश करवा सकता है, क्योंकि आपके नाम नहीं है उसके ऊपर। ये होता है बियरर बॉन्ड। तो ये बियरर बॉन्ड जैसे होते हैं, याद रखना है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट जैसा होता है। देखिए इसके, ये तो बड़ा आसान है समझना, इसके अंदर प्रोमिस वर्ड है, प्रोमिस है नहीं, यानी कि ये जब आप बॉन्ड परचेज करते हो तो आप प्रोमिस करते हो कि मैं आपको इसे वापस करूंगा, ठीक है। आपने मुझसे 100 रुपए उधारे लिए, मान लो। दो तरीके होते हैं पैसा उधारे देने के, एक तो मैं सिंपली आपको 100 रुपए दे दूंगा, ठीक है भाई दे देना, 6 महीने बाद दे देना। एक होता है भाई लीगल तरीके से पैसे देना। मैंने आपको 100 रुपए दिया तो मैं क्या करूंगा, पेपर के ऊपर आपके सिग्नेचर करवाऊंगा कि भाई मैंने तुझे 100 रुपए दिया है, 6 महीने के बाद मुझे 110 रुपए वापस कर देना 10% इंटरेस्ट के साथ। आपने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए, तो ये प्रोमिसरी नोट हो गया। जब आपने मुझसे पैसे लिए तो उसी समय आपने मुझसे प्रोमिस किया कि मैं आपको वापस कर दूंगा 6 महीने के बाद, तो इट इज लाइक अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है जी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, बियरर बॉन्ड जैसा होता है और प्रोमिसरी नोट के जैसा होता है। बियरर बॉन्ड यानी कि इसके ऊपर किसी का नाम नहीं होता है, जिसके हाथ में चला गया भाई वही मालिक होता है, ठीक है। इस तरह से, मतलब आपने स्लेट से आप बैंक में गए, आपने 10 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। आप खरीद के मस्त रास्ते में आ रहे थे, मैंने आपको 2 झापड़ मारे, आपसे वो छीन लिए। अब मैं पॉलिटिकल पार्टी के पास जाऊंगा कि ये लो साहब इलेक्टोरल बॉन्ड, और ये डोनेशन मेरी तरफ से समझिए, ठीक है। तो ये मेरे हो जाएंगे अभी, तो आपसे मैंने झापड़ मार के लिए, डजंट मैटर, अभी मैं इसका ऑनर हूं क्योंकि मेरे हाथ में। ये होता है बियरर बॉन्ड। और यही प्रोमिसरी नोट भी होता है, जब आप इसको खरीदते हो तो आप प्रोमिस करते हो कि आप इसको जाके दोगे, दैट्स इट। ये थोड़ा सा आपको समझना है। थोड़ा और डिटेल में जाना है तो क्लास के बाद आराम से गूगल करके 1-2 वीडियो इस पे और देख सकते हो, बियरर बॉन्ड क्या होता है, प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है। इन जनरली हम लोग बियरर बॉन्ड का यूज नहीं करते हैं। अमेरिका में एक जमाना हुआ करता था जब बियरर बॉन्ड बहुत एक्सटेंसिव यूज हुआ करते थे, लेकिन 1980s में अमेरिका ने भी इसको हटा दिया। वो आपने कभी कभी पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, कि वो लोग पेमेंट कैसे लिया करते थे, गुंडे लोग किडनैपिंग या स्मगलिंग की, वो बॉन्ड्स की फॉर्म में लिया करते थे कि मेरे को डॉलर नहीं चाहिए, मेरे को ना बॉन्ड्स चाहिए। तो ये बॉन्ड बेसिकली वही होते थे, बियरर बॉन्ड्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया तो सरकार का क्या इसमें आर्गुमेंट था, उन्होंने कहा भाई देखिए हम लोग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड कोई आदमी परचेज कर रहा है, बैंक में जा रहा है, तो बैंक में तो कम से कम अपनी डिटेल बताएगा ना। वो देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन बैंक में जाके तो बताएगा कौन था, केवाईसी फॉर्म वहां पे भरवाया जाता है। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कि इससे सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है, टू एंश्योर द क्लीन मनी इन द कोलेटरल और इन द कलेक्टेड डोनेटेड। तो साफ मनी, क्लीन मनी आएगा। देखिए पहले क्या रहता था, जो बिजनेसमैन या कोई भी लोग होते थे जो 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 कि ब्लैक मनी जनरेट करते थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज को भर भर के बैग में कैश दिया करते थे, ब्लैक मनी जनरेट होती थी। अब आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पैसा देते हो, ठीक, अब आपको ब्लैक मनी देने की जरूरत नहीं है। आदमी ब्लैक मनी क्यों देता था, क्योंकि वो नाम नहीं बताना चाहता कि मैंने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंडिंग दिया, है ना, तो इसलिए वो ब्लैक मनी दिया करता था पर्दे के पीछे से। अब वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू दे सकता है, क्योंकि नाम तो अभी भी उसको बताना नहीं है, तो उसका पर्पस तो फुलफिल हो गया ना। अब वो सफेद मनी देगा ब्लैक मनी की जगह, क्योंकि उसका जो पर्पस था नाम नहीं बताना, वो फुलफिल हो रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड से। तो इससे एक मार्केट में क्लीन मनी आएगा। ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिए गए सरकार के द्वारा जब इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को बेसिकली यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने इसको यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है, ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पिक्चर मैंने आपको दिखाई दिया है, अब देखिए इस इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया गया, 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को।
जब इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया तो ऑब्वियसली इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो है हम लोगों ने कई दूसरे कानूनों के अंदर भी चेंज किया। जैसे हम लोगों ने आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए। क्या क्या चेंजेस किए थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा। कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, उसके अलावा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंदर हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए थ्रू फाइनेंशियल एक्ट 2017। बेसिकली पहले क्या होता था, जो फॉरेन कंपनीज होती थी उनको अलाउड नहीं था इलेक्टोरल पार्टीज को फंडिंग देना, लेकिन अभी उसको हम लोगों ने अलाउ कर दिया 2017 के बाद से। ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस इसके अंदर हुए हैं। अब देखिए जरा कैसे होता है। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी को कैसे फंडिंग दे सकते हो? इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना जरूरी है। आई डोंट थिंक सो एग्जाम में ऐसा पूछेगा आपसे बताओ भाई कैसे कैसे काम करता है, बट थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। देखिए, हर किसी बैंक से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई बैंक से, ठीक है। इसकी जो मेजर ब्रांच है वो दिल्ली में ही है, हालांकि आप वो दूसरी जगह से भी कर सकते हो जहां पे नोटिफाई किया गया है, लेकिन आप सिर्फ एसबीआई की ब्रांच से ही कर सकते हो। पहली बात तो ये जो फिक्स किया गया है। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका एक बैंक अकाउंट होता है एसबीआई बैंक में, ठीक है। उनका एक बैंक अकाउंट होता है एसबीआई बैंक में, और आप इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ एसबीआई बैंक से ही परचेज कर सकते हो। अब इसमें क्या रहता है देखिए जरा, आप बैंक में जाते हो 10,000 रुपए लेके, ठीक है, कैश लेके जा सकते हो, डीडी की फॉर्म में जा सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में जा सकते हो। आप बैंक में गए, आपने बैंक से कहा कि साहब मेरे पास ये 10,000 रुपए हैं, प्लीज मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड आप दे दीजिए। आप उसको जाके ऐसा बोलोगे, बैंक आपसे पूछेगा कितने पैसे तुम्हारे पास हैं, कितने का इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको चाहिए। आपको 1,000 रुपए का चाहिए, 10,000 का चाहिए, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक का होता है। आप बोलोगे साहब मैं तो गरीब आदमी हूं, मुझे 10,000 रुपए देने हैं, अब मुझे 10,000 रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दीजिए। बैंक आपको कहेगा ठीक है भाई, केवाईसी फॉर्म भर दीजिए। उस केवाईसी फॉर्म में आपकी डिटेल होती है, आपका अकाउंट नंबर होगा, आपका नाम होगा, फोन नंबर होगा, ईमेल होगा, वो बैंक के पास चला जाएगा, ठीक है। केवाईसी भर के आपने बैंक के पास दे दिया, बैंक आपको 10,000 रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड दे देगा, जैसी फोटो मैंने आपको पहले दिखाई थी। आप ये जो पैसा देते हो बैंक को 10,000 रुपए, वो चेक की फॉर्म में दे सकते हो, डिजिटल फॉर्म में दे सकते हो, कैश में दे सकते हो, डिपेंड करता है। वैसे हालांकि ज्यादातर चेक, डिजिटल पेमेंट या डिमांड ड्राफ्ट वगैरह यहाँ पे वो प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अब आपको मिल गया इलेक्ट्रल बॉन्ड, उस इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर आपका नाम नहीं है, ठीक है। जब केवाईसी फॉर्म भरा आपने तो बैंक को आपने डिटेल दिया है, लेकिन जो बॉन्ड आपके हाथ में आएगा उसके ऊपर आपका नाम नहीं है। तो ये बीरर बॉन्ड है, बेसिकली ये बीरर बॉन्ड है। अब आप जाते हो कहां, उस पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में जाते हो कि ये लीजिए साहब, ठीक है, ये बॉन्ड है इलेक्ट्रल बॉन्ड 10,000 रुपए का, और मैं आपको डोनेट करता हूं, ठीक है। जब आप बैंक में जाके देते हो उस बॉन्ड को, 15 दिन के अंदर अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी अपने एसबीआई के बैंक में जाएगी जहां पे उसका अकाउंट है, और वहां से जाके उसको कैश करवा सकती है, ठीक है, वहां जाके उसको कैश करवा सकती है। ये होता है प्रोसीजर। और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो विंडो होता है, आप ऐसा नहीं कि साल में कभी भी चले जाओगे इलेक्ट्रल बॉन्ड को परचेज करने, नहीं, इसका भी टाइम होता है। जैसे जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में, सितंबर में, साल में 3-4 बार एटलीस्ट ये होता है, और 10-10 दिन के लिए विंडो ओपन होती है। जिस साल इलेक्शन होता है उस दिन, उस साल ये ज्यादा भी ओपन हो सकता है, बट वो कुछ विंडो होती है जब आप जा सकते हो एसबीआई बैंक में। लेकिन जब आप उस पॉलिटिकल पार्टी को जाके देते हो बॉन्ड, 15 दिन के अंदर उसको कैश करवाना रहता है अपने वहां पे जाके। अब सवाल ये उठता है कि साहब क्या सभी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए जो एलिजिबल हैं? ऐसा भी नहीं है भाई। पहले प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी मेंस लिख पाओगे, मेंस क्लियर होगा तभी इंटरव्यू दे पाओगे। तो हर कोई तो एलिजिबल नहीं होता है, राइट। आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तब एग्जाम भी नहीं दे सकते वो, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 29 है, ये एलिजिबिलिटी की बात करता है। ये कहता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने टोटल 1% वोट अगर सिक्योर की हैं, कहां पे, जनरल इलेक्शंस में, या फिर जो स्टेट के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, वहां पे अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी को 1% का वोट मिला है ना, उसी को बॉन्ड से पैसा मिल सकता है, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा भैया। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके लिए यहां पे रखी गई है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होती है, ठीक है। अब देखिए जरा
कौन परचेज कर सकता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को? कौन एलिजिबल है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई कंपनी है इंडिया में, कोई फर्म है, वो कर सकती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब एक तरह से ग्रुप होता है। ये कोई लीगल बॉडी नहीं होती है, लेकिन ये जैसे 10 20 50 लोग मिलके एक एसोसिएशन टाइप का बना लेते हैं इलेक्ट्रल फंडिंग करने के लिए, तो ये उस तरह से मिल जाता है। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, देखिए ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, रियल पर्सन नहीं होता है। मतलब जैसे कोई एनजीओ है, आप इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये लीगल पर्सन होते हैं, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, जैसे टाटा है, टाटा एक लीगल पर्सन है, कानून की नजर में टाटा इज लाइक अ पर्सन। उसके फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होते हैं, वो जमीन का ओनर भी हो सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है। टाटा कोई रियल पर्सन तो नहीं है तो एक कंपनी, लेकिन लीगल तौर पे टाटा इज लाइक अ लीगल पर्सन ऑल्सो, ठीक है, नेचुरल पर्सन नहीं है। तो कोई ऐसी अगर बॉडी है, कोई छोटी मोटी कंपनी बनाई है किसी ने, जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, वो भी यहाँ पे आराम से डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसी एजेंसी होती है जो किसी ऐसे पर्सन को, आर्टिफिशियल पर्सन को ओन करती है, वो भी, ये थोड़ी सी लीगल टर्म है, आईटी एक्ट वगैरह के अंदर इसको ठीक ठाक से एक्सप्लेन किया गया। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो कोई इंडिया में कंपनी है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो, या फिर कोई इलेक्ट्रल फंडिंग करने के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हो वो, ठीक है। जो हो सकता है कोई कंपनी ना हो, लेकिन कोई एसोसिएशन हो, कोई एनजीओ टाइप का बनाया हो किसी ने, तो वो सब लोग यहाँ पे आराम से जाके डोनेट कर सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। यहां से डायरेक्टली प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है, बेसिकली प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि साहब इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने ठीक ठाक से बात कर लिया, लेकिन क्या इंडिया में सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड से ही फंडिंग हो सकती है क्या? इसके अलावा दूसरे तरीके भी तो होंगे, मैकेनिज्म भी तो होंगे फंडिंग करने के। आंसर इज यस। हमारे पास 4 ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू इलेक्टोरल पार्टीज को फंडिंग मिल सकती है। 4 ऐसे तरीके होते हैं। इनमें से जो स्टेट फंडिंग या पब्लिक फंडिंग है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में मेंस के लिए एक सेपरेट टॉपिक भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट फंडिंग। इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, मैं आपको हल्का हल्का सा बताऊंगा, क्योंकि हमारा मेजर टॉपिक स्टेट फंडिंग नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड है। बट फिर भी क्लास के बाद आप जाके स्टेट फंडिंग के बारे में जरूर पढ़ें, ठीक है। इसके प्रोज कॉन्स, क्या स्टेट फंडिंग होती है, कौन कौन सी कंट्री में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, वो थोड़ा जाके जरूर पढ़ें। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। एनीवेज 4 तरीके होते हैं। पहला होता है जी इंडिविजुअल डोनेशंस, ठीक है। इंडिविजुअल डोनेशंस यानी कि मेरे जैसा पर्सन, आपके जैसा पर्सन, अगर हमारे पास पैसा है एज अ इंडिविजुअल, तो हम डोनेट कर सकते हैं क्या? आप डेफिनेटली कर सकते हो। हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसके अंदर जो सेक्शन 29B है, सेक्शन 29B, ये अलाउ करता है पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिविजुअल से फंडिंग एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब इस सेक्शन के अंडर में इंडिविजुअल पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे सकता है। अब कितनी फंडिंग मिलेगी वो भी जरूरी है पता लगाना। आप क्या पॉलिटिकल पार्टी को 1000 रुपए दे रहे हो, आप 10,000 दे रहे हो, 20,000 दे रहे हो, या 50,000 दे रहे हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो सेक्शन 29C है, वो कहता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन कोई इंडिविजुअल पर्सन देता है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जानी चाहिए, ठीक है। उस पर्सन की डिटेल्स, उसका एड्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए। यह कहता है आर्टिकल 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इतना आपको याद रहेगा। 20,000 से कम की जो डोनेशन होती है उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 20,000 से ज्यादा वाला आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा आप जो भी डोनेशन देते हो उसकी रिसीट आपको मिलनी चाहिए। बिल तो जरूरी है ना, सामान आप खरीद रहे हो तो, हाँ, तो रिसीट आपको डेफिनेटली मिलेगी। उसके अलावा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये भी अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को पॉलिटिकल पार्टीज को देने के लिए। इसमें क्या रहता है, जो सेक्शन 80G है, ये देखो आपको याद नहीं रखना सेक्शंस वगैरह, क्योंकि कोई सीए का पेपर तो नहीं है, बट फिर भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स में छूट देता है, एग्जाम्पशंस देता है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हो। अभी थोड़े समय पहले मैं जब अपने सीए से बोला कि भाई मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे, तो वो कह रहा है कि सर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देनी है क्या, अगर आप दोगे तो आपको थोड़ा एग्जाम्पशंस मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी।
भाई मुझे तो कोई फंडिंग नहीं देनी है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। मेरे मामा अगर मेरे चाचा विधायक होते, कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी होते, तो शायद उनकी पॉलिटिकल पार्टी को मैं दे देता, लेकिन अपना तो कुछ ऐसा है नहीं। तो मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने कहा भाई ये सर एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगी। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में आपको एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हो, तो ये भी पावर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इंडिविजुअल आदमी फंडिंग कर सकता है, अपने याद रखना है। नाउ स्टेट फंडिंग क्या होता है? अब देखिए, मान लो भाई आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को 10 लाख रुपए दिए, 50 लाख रुपए दिए, 1 करोड़ रुपया दिया। अभी आप, अभी सीधी सी बात है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी विधायक को, किसी को 50 लाख रुपए दे रहे हो, तो भाई आपका बहुत खास होगा, है ना। आपका कोई बिजनेस है मान लो, तो आपको फेवर करेगा, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगा। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटी मान लो करते हो, तो आपको जेल तो नहीं होगी, क्योंकि आपने मंत्री साहब को, विधायक को, किसी को भी पैसा 50 लाख रुपए दिया है। उसमें दिक्कत तो है, उसमें करप्शन होने के चांसेस हैं, राइट। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन है पब्लिक फंडिंग। इसमें क्या होता है, सरकार पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देती है। देखिए इलेक्शन से भैया खर्चा तो बहुत होता है, करोड़ों रुपए खर्चा होता है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज आपसे पैसा लेंगी, मुझसे लेंगी, किसी कंपनी से लेंगी, है ना, क्योंकि खर्चा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन स्टेट फंडिंग ये कहता है कि सरकार आपको फंडिंग देगी, गवर्नमेंट ही पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देगी। जो बजट है, बेसिकली बजट के अंदर कुछ पैसा अलोकेट किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देने के लिए। सरकारी खर्चे पे इलेक्शंस होंगे, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो प्राइवेट डोनेशंस हैं, वो उनका काम खत्म हो जाएगा। ना कोई कंपनी देगी, ना कोई इंडिविजुअल देगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इसके बड़े बेनिफिट बहुत सारे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। क्या इंडिया में अलाउड है? जी नहीं, अलाउड नहीं है। पब्लिक फंडिंग जो है 2 तरह से हो सकती है, डायरेक्ट फंडिंग और इनडायरेक्ट फंडिंग। याद रखना है, इंडिया में डायरेक्ट फंडिंग अलाउड नहीं है, लेकिन यस, इनडायरेक्ट फंडिंग इंडिया में अलाउड है, सरकारी। ठीक है, कैसे, वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे कोई मान लो नेशनल पार्टी है, ठीक है, कोई रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड नेशनल पार्टी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है। जब ये पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिस के लिए जमीन खरीदती हैं, परचेज करना चाहती हैं लैंड, तो इनको वो लैंड सस्ते में मिल जाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इनडायरेक्ट फंडिंग ही हो गया। इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशंस मिलती है उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, ये भी एक तरह से छूट हो गई, है ना। उसके अलावा जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, यहां पे इन पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ स्पेशल स्लॉट दिए जाते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस, तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फंडिंग हो गया। तो इंडिया में इस तरह इनडायरेक्ट तरीके से फंडिंग दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट में कुछ ना कुछ छूट मिल जाती है, ठीक है, फ्री ट्रांसपोर्ट वगैरह वो सब आपको मिल जाता है। आपको पॉलिटिकल कैंपेन करना है इलेक्शन के टाइम पे, तो जो लैंड होती है कैंपेनिंग के लिए, वो आपको फ्री में दे दी जाती है, रेंट नहीं देना होता उसका। तो इस तरह से कई तरीके से इंडिया में इनडायरेक्ट फंडिंग अलाउड होती है, डायरेक्ट फंडिंग इंडिया में अलाउड नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब क्योंकि इंडिया में बहुत सारा ब्लैक मनी है, करप्शन है, वो सारी चीजें हैं, तो टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, कुछ कमीशंस बनाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ऑल दैट, ये सब बनाया है इलेक्टोरल फंडिंग के रिगार्डिंग रिफॉर्म करने के बारे में। और इन लगभग सभी कमीशन ने यह कहा है कि इंडिया में स्टेट फंडिंग अलाउड होनी चाहिए। खासकर जो इंद्रजीत कमेटी बनाई गई थी और जो लॉ कमीशन है, ये तो काफी जोर शोर से सपोर्ट करते हैं इलेक्टोरल फंडिंग को, पब्लिक फंडिंग को बेसिकली करने के लिए। हालांकि जो नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू कमेटी बनाई गई थी 2001 में, ये कहता है भाई देखो, थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएं, थोड़ा सा स्टेट फंडिंग हो, थोड़ा सा प्राइवेट फंडिंग हो। खैर एनीवेज, तो ये कमेटीज थोड़ा आपने याद रखनी है, कई बार प्रीलिम्स में इस तरह से सवाल यहाँ से डायरेक्टली पूछ सकता है वो आपसे, तो थोड़ा आपने याद रखना है। अब फिर सवाल वही उठता है कि साहब स्टेट फंडिंग क्यों करना है, इसका क्या बेनिफिट है? कई सारी कंट्रीज में स्टेट फंडिंग होता है, क्या बेनिफिट है? देखिए, इसका एक सिंपल बेनिफिट ये नजर आता है कि जो प्राइवेट फंडिंग है उससे जो करप्शन होता है वो करप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलप हो जाएगा, है ना, क्योंकि सरकारी फंडिंग हो रही है ना अब। तो अब वो जो डिस्पैरिटी थी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत अमीर होती है, बेचारी गरीब होती है, पैसा नहीं है, तो वो इलेक्शन भी उस तरह से नहीं लड़ पाते हैं।
तो वो दूर हो जाएगा। एक पॉलिटिकल पार्टी के पास करोड़ों रुपए है, वो वोट खरीद सकती है, कैंपेन कर सकती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर कर सकती है भैया कैंपेनिंग के लिए, छोटी पार्टी तो नहीं कर सकती। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो डेवलप हो जाता है। जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अभी गेम में आएंगी। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट्स होते हैं, वो भी अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। जो माइनॉरिटी पार्टीज हैं, ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, अब इनको भी पैसा मिलेगा। तो बहुत सारा बेनिफिट है बेसिकली स्टेट फंडिंग का। बट इसमें दिक्कत ये है कि भाई जो एक्सचेकर है सरकार का, है ना, उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा बहुत सारा। भैया खर्चा करोड़ों रुपए खर्चा होता है, तो ऑलरेडी इलेक्शंस पे इतना खर्चा होता है, उसके अलावा फिर और खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये पब्लिक मनी ना, पब्लिक मनी है। इससे एक बेनिफिट ये भी हो सकता है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें लोगों का पैसा जा रहा है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि मुझे कितना पैसा मिला है। लोगों को भी पता होगा कि अच्छा किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है, तो ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो जाएगी इसमें। लेकिन सरकार के ऊपर फालतू में करोड़ों रुपए का बर्डन यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ेगा, ये बात तो पक्की है। इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो उसी को लोकेट करना है पैसा, बजट वगैरह क्योंकि वही बनाती है एंड ऑल दैट, तो वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये क्या गारंटी थोड़ी है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट फंडिंग मिल रही है तो वो टेबल के नीचे से, पर्दे के पीछे से ब्लैक मनी नहीं लेंगे, तो क्या वो जो डिस्पैरिटी है वो खत्म हो जाएगी क्या? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अब पर्दे के पीछे से ब्लैक मनी चलेगी, जो पहले से चला करती थी इलेक्ट्रल बॉन्ड से पहले, अभी भी चलती है, तो इस बात की कोई गारंटी ही नहीं है। ये इसका एक नुकसान यहाँ पे नजर आता है, राइट। तो हर चीज के कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। क्योंकि ये टॉपिक इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में है और स्टेट फंडिंग, पब्लिक फंडिंग के बारे में नहीं है, तो ये दो चार पॉइंट मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिए। बट फिर भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि क्लास के बाद में जाके जो पब्लिक फंडिंग है इसको जरूर पढ़ें, इसके ऊपर अपने नोट्स भी जरूर बनाएं, और 10-12 पॉइंट इसके होंगे प्रोज एंड कॉन्स वाले, वो सभी अपने नोट्स में लिखें। एग्जाम में 150 वर्ड में, 250 वर्ड में यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़े। नेक्स्ट तरीका क्या है फंडिंग करने का? वो है कॉर्पोरेट फंडिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट फंडिंग समझे होंगे, जो कॉर्पोरेशन होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो फंडिंग कर सकती हैं। तो जो कंपनीज एक्ट 2013, इसका जो सेक्शन 182 है, ये सेक्शन 182 अलाउ करता है कॉर्पोरेट फंडिंग को करने के लिए, लेकिन कुछ उसके लिए कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशन ये होनी चाहिए वो कम से कम, वो कंपनी है ना, वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना है, ये जो हम लोग तरीके कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के इंट्रोड्यूस होने से पहले हैं। तो ये जो क्राइटेरिया यहां पे दिए गए हैं, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होने से पहले हैं। अभी इनके अंदर चेंजेस किए गए हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले क्या होता था, एक कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए थी। क्या वो कंपनी कितना फंडिंग कर सकती है? पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड से पहले पिछले 3 साल का जो उनका नेट प्रॉफिट का एवरेज होता था, उसका 7.5% वो कंपनी जो है वो दे सकती थी, डोनेट कर सकती थी। इससे ज्यादा उसको अलाउड नहीं था। अब इसको हटा दिया गया बेसिकली 2017 के बाद में। एनीवेज, ये कंडीशन आपको समझ में आ गया। उसके अलावा कोई भी कंपनी जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्पोरेट फंडिंग करती है, तो उस कंपनी को यह बताना पड़ता है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि भैया मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दिया है। ठीक है, तो डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट होती है ना, जो कंपनी हर साल इशू करती है, उस बैलेंस शीट में उस कंपनी का लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसकी लायबिलिटीज होती हैं, एसेट्स होते हैं, वहां पे उस कंपनी को बताना पड़ता है। ये डिस्क्लोज करना बेसिकली मैंडेटरी होता है। और कोई कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेना भी जरूरी होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। अगर आप दुनिया भर की बात करो तो कुछ कंट्रीज में पॉलिटिकल जो कॉर्पोरेट फंडिंग है, डोनेशन पूरी तरह से बैन है, कई जगह पे पार्शल है, कई जगह पे अलाउड नहीं है। इंडिया में जो कॉर्पोरेट डोनेशंस है वो एक्चुअली अलाउड है, बैन नहीं है, जबकि बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज में, यूरोपियन वगैरह के अंदर कॉर्पोरेट फंडिंग अलाउड नहीं है, इनडायरेक्टली अलाउड नहीं है। इनडायरेक्टली तो आप थोड़ा बहुत कर ही सकते हो, एनजीओ वगैरह बना के कर सकते हो। अमेरिका में भी कॉर्पोरेट फंडिंग डायरेक्टली अलाउड नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रल फंडिंग के बड़े कंसर्न्स हैं। कंसर्न सबसे बड़ी बात यही है कि जो मैंने को बताया, फेवरेटिज्म होता है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ों रुपए फंडिंग देती हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई जो रियल पावर है ना, वो पॉलिटिशियन के हाथ में नहीं है। रियल पावर उनके हाथ में है जो पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन बना रहा है, जो उस पॉलिटिशियन को इलेक्शन जिता रहा है, रियल पावर उसके हाथ में है।
इलेक्शन कहाँ से जीते जाते हैं? पैसे से जीते जाते हैं, पावर से जीते जा रहे हैं। पावर और पैसा किसके पास है? कॉर्पोरेट्स के पास है। तो अगर आप करोड़ों रुपए फंडिंग दोगे तो फेवरेटिज्म, करप्शन, ये तो नजर आएगा ही आएगा। गवर्नमेंट आपके प्रॉफिट के हिसाब से भैया पॉलिसीज बनाएंगी। कोई पॉलिसी आने से पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देंगी, देखो साहब ये हम लोग लेके आने वाले हैं, चेंजेस कर लीजिए। हर लॉ बनाने से पहले, पॉलिसी बनाने से पहले उनसे पूछा जाएगा। ये सब होता है, नजर नहीं आता क्योंकि सब चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। तो जो पॉलिसी है, एक डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, नॉट फॉर द रिच पीपल, फॉर एवरीबॉडी। लेकिन यहां पे इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी के ऊपर रिच लोगों का। तो जैसे लोन वेवर दिया जाता है, बहुत बार आपने सुना होगा, किसान बेचारा सड़कों पे आता रहता लोन वेवर के लिए, उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन होते हैं उनको करोड़ों का वेवर मिल जाता है और जनता को पता भी नहीं चलता, पर्दे के पीछे से सब काम कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट फंडिंग का एक बेसिकली वही होता है, भैया यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, है ना। तो तुम मुझे डोनेशन दो, मैं तुम्हें पॉलिसी फेवर करूंगा, इस समथिंग लाइक दैट। जैसे 2G स्पेक्ट्रम का आप एग्जांपल क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, सत्यम स्कैम, कोल स्कैम वगैरह, ये बिल्कुल सरेआम एग्जांपल हमारे सामने इस तरह से नजर आते हैं। क्या ये एग्जांपल आप एग्जाम में डाल सकते हो? आंसर में डेफिनेटली डाल सकते हो, विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इन जनरली आप ये डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फोर्थ जो तरीका होता है फंडिंग करने का, होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये जो स्कीम है इलेक्टोरल ट्रस्ट वाली, वो 2013 के अंदर आई थी। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये कंपनीज और इंडिविजुअल्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने के लिए एक ट्रस्ट को अप्रोच कर सकती हैं, या फिर ये जो पॉलिटिकल जो कॉर्पोरेशंस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो खुद का ट्रस्ट भी बना सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करने के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग या दूसरी कंपनी जो है उस ट्रस्ट के अंदर जो है वो पैसा डालेंगी, वो ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी को जाके फंडिंग कर देगा। सिंपल तरीका होता है। तो ये होता है ट्रस्ट वाला मामला। 2013 में इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे पर्पस यही था कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि जो ट्रस्ट के थ्रू पैसा आता है पॉलिटिकल पार्टीज को वो एक्चुअली मेंशन करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दिया था, 2013 में क्योंकि स्कीम आई थी, नेक्स्ट ईयर ही दे दिया था कि ये जो डिटेल्ड कंट्रीब्यूशन की रिपोर्ट होती है वो देना पड़ता है। तो सबके पास पता होता है भाई किसने कितना फंडिंग दिया, इस ट्रस्ट से कितना फंडिंग किस पॉलिटिकल पार्टी के पास गया है। तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए वो सब यहाँ पे आया था, इलेक्टोरल ट्रस्ट। कौन यहाँ पे डोनेट कर सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, एक कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे मैंने आपको बता दिया, आप कुछ एक ग्रुप बना लेते हो, ठीक है, फंडिंग करने के लिए ट्रस्ट आप बना सकते हो, वो कर सकते हो। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक इलेक्टोरल ट्रस्ट दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर फंडिंग नहीं कर सकता। एक इलेक्टोरल ट्रस्ट डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकता है, ये यहाँ पे एक्चुअली अलाउड नहीं है। अगर कोई किसके पास पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं मिलेगा। कोई अगर एनआरआई है, उसके पास पासपोर्ट नंबर नहीं है, तो वो भी इसके अंदर डोनेट नहीं कर सकता इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे कंटेंट डाला नहीं है, लेकिन ये डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है हर साल कि किस ट्रस्ट से कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को गया है। वो ज़्यादा जरूरी नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल जानना, बट यस ये पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल ट्रस्ट इज वन ऑफ द वे टू फंड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में ऐसे लॉज कौन कौन से हैं, कानून कौन कौन से हैं जो कि इलेक्टोरल फंडिंग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलेट करते हैं। वो प्रोविजंस कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले नॉर्मल सी बात अपने पास आएगा, वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, क्योंकि जो इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, ये इसी लॉ के अंडर में कंडक्ट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है, वो कैंडिडेट्स कितना खर्चा कर रहे हैं अपने इलेक्शंस में, वो डिक्लेयर किया जाता है उसके द्वारा, और वो जो डिक्लेयर किया जाता है वो भी इसी के अंदर में किया जाता है। तो किसने 10 लाख रुपए खर्चे किया, 50 लाख रुपए खर्चा किया, वो सब आपको यहां पे देना पड़ता है। ठीक है, इवन जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, ठीक है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंडिंग दे रहा है, वो सब डिक्लेरेशन भी आपका यहीं पे होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर में। तो ये हो गया आपके पास कानून। ठीक है, दूसरा होता है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये 1961 का जो एक्ट है वो रिलीफ देता है टैक्सेशन में।
आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दिया, आपको भी टैक्स रिबेट मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने को जो पैसा मिलता है उसको भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो भैया ये जो पूरा पैसा ना फ्री में आ रहा है, नो टैक्स एट ऑल। ना तो आपको पे करना है कंट्रीब्यूटर को, ना ही पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स देना है। तो उसके लिए हो गया हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर अपने पास आता है जी फॉरेन एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2016। ठीक है, इसने क्या किया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 को अमेंड कर दिया। पहले इंडिया में कोई भी फॉरेन कंपनी को डोनेट करना अलाउड नहीं था, वो डोनेशंस नहीं दे सकते थे। लेकिन फिर हम लोगों ने इसके अंदर चेंज कर दिया और आज फॉरेन कंपनीज भी इंडिया के अंदर डोनेट कर सकती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसके अंदर हम लोगों ने चेंजेस किए, ये तो थोड़ा आपको इसको याद रखना है। उसके अलावा हमारे पास है फाइनेंस एक्ट 2017 अमेंडमेंट सेक्शन 13A। ठीक है, ये जो सेक्शन 13A है बेसिकली ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रल पॉलिटिकल, देखिए इलेक्ट्रल पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंट्रीब्यूशन मिलता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, उसकी इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी नहीं है। समझ रहे हो, ये बड़ा चेंज हो गया यहाँ पे पूरा गेम। आपने 10,000 रुपये जाए गए थे जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके, पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना ही नहीं है कि साहब मुझे इतना पैसा मिला है। ये 2017 में जब इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था तब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट नीड टू मेंशन द नेम एंड द डिटेल्स ऑफ द डोनर्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट कम्स अंडर द फाइनेंस एक्ट 2017 अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 13A। ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा जो कंपनीज एक्ट है 2013, अभी कोई अपर लिमिट नहीं है। पहले अपर लिमिट कितनी थी, 7.5%। नाउ देयर इज नो अपर लिमिट एट ऑल। ठीक है, सेक्शन 29C रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल क्या कहता है, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कंट्रीब्यूशन को बताना ही नहीं है। तो ये कुछ चेंजेस किए गए और ये अभी इंडिया में एग्जिस्टिंग लॉ थे, लेकिन अब तो ये लॉज खत्म हो चुके हैं क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड ही खत्म हो चुका। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को इंप्लीमेंट करने के लिए जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे ये वाला इंट्रोड्यूस किया गया, ये वाला इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी इंट्रोड्यूस हुआ, ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब भी अपने आप बाय डिफॉल्ट खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दोबारा से पहले वाली सिचुएशन में जा चुके हैं। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप यहां से कंपेयर भी कर सकते हो। 2017 से पहले क्या था, 2017 के बाद में क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। सेक्शन 29C के अंडर में पहले पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्लोज करना पड़ता था अगर उनको 20,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट मिलती थी तो। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू डजंट मैटर कितना पेमेंट है, आपको डिस्क्लोज करना ही नहीं है। ये चेंज हुआ 2017 के बाद। फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर चेंजेस किए गए। पहले 7.5% का रिस्ट्रिक्शंस था, अब वो भी हटा दिया गया। और अभी जब डेटा सामने आया तो ये पता चला कि भाई बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जो लॉस मेकिंग थी। वो लॉस मेकिंग कंपनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग पे फंडिंग दे जा रही है करोड़ों रुपए, क्योंकि कानून इस बात की परमिशन देता है, पहले लॉ इस बात की परमिशन नहीं देता था। ठीक है, ये चेंजेस किए गए। इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस किए गए। तो पहले क्या होता था, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उनको रिकॉर्ड करना मैंडेटरी होता था, अभी कोई रिकॉर्ड मैंडेटरी आपको नहीं करना है। तो ये तो कुछ लॉज हो गए। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि हम लोग किस लॉज की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए, इधर उधर की बहुत बातें हम लोगों ने कर ली हैं, लॉज वगैरह दूसरे फंडिंग के जो मेथड्स थे वो सब कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द इलेक्ट्रल बॉन्ड अगेन। तो क्या है पूरा मामला, अब देख लेते हैं कौन कौन सी आर्गुमेंट जो है उसकी फेवर में है, यानी कि गवर्नमेंट ने जो आर्गुमेंट्स बताए हैं कोर्ट को इसको फेवर करने के लिए, वो कौन कौन से हैं। हालांकि थोड़े अजीबोगरीब से हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक पॉइंट की धज्जियां उड़ाई थी अपने वर्डिक्ट में, बट सरकार ने क्या कहा वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं। गवर्नमेंट का कहना है भाई इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। ठीक है, पहले तो ट्रांसपेरेंसी नाम का कुछ था ही नहीं। पहले लोग पर्दे के पीछे से दिया करते थे क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर वो सामने से फंडिंग देंगे तो जनता को पता चल जाएगा, अपोजिशन पार्टी को भी पता चल जाएगा। देखो, अगर आप सामने से मान लो कांग्रेस को फंडिंग देते हो और बीजेपी पावर में आ जाती है तो एक चांस होता था कि इलेक्शन के बाद में
आपसे बदला लिया जा सकता है ना, ऐसा हो सकता था। लेकिन अब क्या है, अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज करके फंडिंग कर सकते हो, आपका नाम किसी को पता नहीं चलेगा, बैंक को तो पता है। तो अभी ब्लैक मनी कम हो जाएगी बेसिकली, और जो पोल इलेक्शन के बाद जो हैरेसमेंट होती थी वो भी कम हो जाएगी। तो इससे गवर्नमेंट का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, क्योंकि अभी आप बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहे हो। पहले तो आप बैंकिंग चैनल को पूरी तरह से अवॉइड ही कर देते थे, सीधा ब्लैक मनी आ रही है भाई। पहले क्या रोल, देखो 20,000 रुपए से ज्यादा पैसा देने पे मेंटेन करना पड़ता था ना रिकॉर्ड, तो लोग क्या करते थे, 20,000 रुपए से ज्यादा पैसा देते ही नहीं थे। वो लोग 2-2 हजार 10-10 हजार रुपए करके पैसा दिया करते थे, लाखों रुपए, ना किसी को मेंटेन करना, ना टेंशन ही खत्म थी। लेकिन अब कम से कम आपको रिकॉर्ड मेंटेन तो करना है, पहले तो वो भी नहीं होता था। तो सरकार का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बनेगी, इससे डोनर को बहुत बेनिफिट हो जाएगा, डोनर को, क्योंकि एक तो उसकी हैरेसमेंट नहीं होगी, उसे टेंशन नहीं है, अब वो आराम से खुल के किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि उसका नाम तो किसी को पता नहीं चलेगा, राइट। तो आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो और चाहते हैं कि वो पावर में आए, तो आप अभी खुल के सपोर्ट कर सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज करके। पहले लोग डरते थे, क्योंकि हो सकता है कि अपोजिशन वाले पावर में आ जाएं, तो वो आपको इलेक्शन के बाद में उठा सकते हैं ठीक है, इन अ सेंस, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि इनकम टैक्स की जो एग्जेम्पशंस आपको मिली हुई हैं, तो इसलिए अभी लोग ज्यादा इनकम टैक्स का पालन करते हैं, क्योंकि वो बेनिफिट ले सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज करके। तो इससे देखिए कई सारे बेनिफिट हो गए। आप जैसे मान लो कि इनकम टैक्स की ब्रैकेट में आते हो, आपको इनकम टैक्स देना है, तो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी करते हो, तो आपके लिए दोनों बेनिफिट हो गया ना। आपने इलेक्टोरल पार्टी को फंडिंग भी दे दिया, आपका नाम भी किसी को भी नहीं पता चला, और आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल गया, आपको टैक्स के अंदर छूट भी मिल गई, आपको तो दोनों बेनिफिट हो गए। तो सरकार का कहना है कि इससे लोग ज्यादा टैक्स भरेंगे और टैक्स एग्जेम्पशंस करेंगे। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी इससे रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी मेंटेन करना पड़ता है रिकॉर्ड, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बेसिकली यहाँ पे बनी रहती है। जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ता है, तो एक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे डेवलप होती है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। ये सरकार ने बेसिकली यहाँ पे आर्गुमेंट दिया, और उन्हें कहा देखिए जो बॉन्ड का जो मिसयूज है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा नहीं है भाई इसका मिसयूज हो जाए, क्योंकि देखिए आपके पास सिर्फ 10 दिन का ही टाइम होता है, ठीक है। 10 दिन के टाइम पे आप खरीदिए, दीजिए, कैश करवाइए, तो विंडो बहुत छोटी है इसका मिसयूज करने के लिए, ठीक है। ये कुछ आर्गुमेंट सरकार ने दिए, कोर्ट ने कहा भाई मजा नहीं आया, आर्गुमेंट उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में कौन कौन सी आर्गुमेंट है वो आप देखिए, एक एक आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ाई गई हैं यहां पे। एक सवाल जो यहां पे था वो था अनोनिमिटी वाला, कि जो डोनर है वो अनोनिमस रहना चाहता है, अपना नाम नहीं बताना चाहता। ये एक बहुत ज्यादा जबरदस्त और बहुत सॉलिड आर्गुमेंट दिया गया सरकार की तरफ से, कि लोग अपना नाम नहीं बताना चाहते। लेकिन यही सबसे बड़ा काउंटर आर्गुमेंट भी बन गया, अनोनिमिटी वाला, क्योंकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर किसी डोनर का नाम नहीं होता, किसी कॉरपोरेट का नाम नहीं होता। तो इसीलिए आम आदमी को यह कभी पता ही नहीं चलेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने डोनेट किया है और कितना डोनेट किया है। इससे पॉलिसी सीधी इंपैक्ट होंगी। देखिए ये भाई डेमोक्रेसी है, ये तो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सिटीजन का अधिकार होता है ये जानना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कौन किसको कितनी फंडिंग दे रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। और अगर लोगों को पता ही नहीं है तो दिस इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ सिटीजंस राइट टू नो, ये उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ना। अब देखें मजेदार बात, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग करते हो, उसके ऊपर आपका नाम तो नहीं है बॉन्ड के ऊपर, लेकिन जब आपने उस बॉन्ड को बैंक से लिया था तब बैंक के लिए तो आपने केवाईसी फॉर्म भरा था ना, यानी आपका नाम, आपका एड्रेस, आधार बैंक के पास तो है। कौन से बैंक के पास? एसबीआई के पास तो है वो, है ना। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो एसबीआई से आपकी जानकारी ले सकती है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो आपकी जानकारी नहीं ले सकती। इसका मतलब यह हुआ कि जो अनोनिमिटी है वो सिर्फ अपोजिशन पार्टी के लिए है। जो पार्टी पावर में उसके लिए कोई अनोनिमिटी नहीं है, उसको सब पता होता है,
कि कौन किसको डोनेट कर रहा है, तो वो तो बदला ले सकते हैं ना। तो ये ईडी की जो रेड पड़ रही हैं तो इनको सब पता है किसने भाई किसको कितना डोनेट किया है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, एक पार्टी को यहाँ पे ज्यादा फेवर मिल रही है क्योंकि एसबीआई से डिटेल मांग सकती है पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, जो मतलब बीजेपी आप इस समय वो आप यहां से कह सकते हो, राइट। अब देखिए जरा, जो बिजनेस होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, क्योंकि उनको अभी कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है, जो कंपनीज एक्ट हम लोगों ने चेंज किया तो उनको कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है, तो इससे उन कॉर्पोरेशंस को एक बड़ी फैसिलिटी मिल जाती है। वो लोग क्या करते हैं, टैक्स हेवन के थ्रू जो डिफरेंट लेयरिंग होती है कंपनीज की, फ्रॉड कंपनीज वगैरह बना सकती हैं, उनके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर सकती हैं, क्योंकि उनको भी टेंशन ही नहीं है, उनको रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करना है, तो उनको तो एकदम बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया, खुल के भैया खेलिए आराम से, ब्लैक मनी जनरेट होती है, वापस आती है देश में। तो ये एक बहुत सॉलिड आर्गुमेंट यहां पे दिया गया। उसके अलावा अब ये देखिए जरा, पहले क्या होता था, सिर्फ वही कंपनीज डोनेट कर सकती थी जो कि प्रॉफिट होता था, जिनको जो पिछले 3 साल से प्रॉफिट में थी उसका 7.5% वो डोनेट कर सकती थी। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, लॉस मेकिंग कंपनी भी डोनेट कर सकती है, और ऐसा एक्चुअली देखा गया है बहुत बार। इससे क्या होता है, बहुत सारी कंपनी शेल कंपनीज बना लेती हैं, फ्रॉड कंपनीज बना लेती हैं और अपने आप को लॉस में दिखा देती हैं, एक्चुअली होती प्रॉफिट में है, लेकिन फ्रॉड कंपनीज दिखा दिखा के लॉस में दिखा देती हैं और पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर लेती हैं। तो ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा है भाई, करप्शन है, ब्लैक मनी है। जो आर्गुमेंट सरकार दे रही थी कि ब्लैक मनी नहीं होगी, क्लीन मनी होगी, तो पूरा उसका वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। और ये डेमोक्रेसी का तो धज्जियां ही उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा ना। आप कैसे कह सकते हो इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? अगर कुछ कॉर्पोरेट से आप करोड़ों करोड़ों रुपए ले रहे हो और आम आदमी को पता भी नहीं है, तो क्या इसे गारंटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? जब लॉस मेकिंग कंपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को करोड़ों रुपए दे रही है, तब कैसे कह सकते हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? नहीं है। तो ये तो डेमोक्रेसी की वैल्यूज के अगेंस्ट में भी जा रहा है। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन को फॉलो नहीं किया गया। डेमोक्रेसी क्या कहती है, भाई पॉलिटिकल पार्टी अगर जनता के लिए, अगर देश के लिए कोई कानून ला रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे तो कंसल्ट कीजिए। यहां पे जो स्टेक होल्डर है कंसल्ट ही नहीं किया गया। बहुत बड़ी बात है ये। स्कीम ये कहती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दी जाती है उनका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए और वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जानी चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज उसका ऑडिट करवाती ही नहीं। अरे 6-6 महीने तक ऑडिट नहीं होता है, पैसा आता रहता, ऑडिट होता नहीं है, इलेक्शंस होके चले भी जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ जाती हैं, ऑडिट होके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रिकॉर्ड जाता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा इसका एक नेगेटिव इशू यहाँ पे क्रिएट होता है। उसके अलावा अब मान के चलिए आपके पास 10 दिन का समय है, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किए, वो आपके हाथ में आ गए। अब इसके पास नाम तो नहीं है किसी का, क्योंकि ये तो बीरर बॉन्ड है। आपने क्या किया, उसको किसी सेकंड पर्सन को दे दिया, उस सेकंड पर्सन ने उसको थर्ड पर्सन को दे दिया। अब क्योंकि जैसे मान लो आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा था, आपने किसी और आदमी को दिया, उससे 1000 रुपए वापस ले लिया। इस आदमी ने उसको किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, आपको पता ही नहीं है कितने हाथ चेंज हो गए हैं। और उस बीच में कब कोई टेररिस्ट, कब कोई करप्ट पर्सन उसको खरीद लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो बीरर बॉन्ड है। आप इस 10 दिन के अंदर अंदर इसको 10 हाथ 100 हैंड चेंज करवा सकते हो, इसको मार्केट में बेच सकते हो। तो इसे कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट में ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। और ये कहा गया किसने, टीएस कृष्णमूर्ति जी के द्वारा, जो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा भाई पॉलिटिकल पार्टी जब इसको कैश करवाती है और जब कोई आदमी इसको परचेज करता है किसी बॉन्ड को, उसके बीच में कितने हैंड्स चेंज हो रहे हैं, कितनी बार इसकी ओनरशिप चेंज हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और यह तरीका यूज किया जा सकता है ब्लैक मनी को सिस्टम में लाने के लिए, और किया भी जाता है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से आर्गुमेंट दिए, जो बेसिकली मेजर मैंने आपको बताए हैं, वही आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए।
तो क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कहा जो आर्टिकल 19(1)(a है, यानी कि जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है भाई, ठीक है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंडर में आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह उसका वायलेशन है। एक वोटर को, यह वोटर का राइट है, उसको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को कहां से कितनी फंडिंग आ रही है, और क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है इसलिए इट इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। तो जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, जिसका यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह तो भाई क्लियर कट बेनिफिट लेने के लिए ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक बड़ा कॉरपोरेशन, एक बड़ा बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे रहा है, तो वो बदले में कुछ ना कुछ फेवर तो एक्सेप्ट करेगा ना, वो तो चाहेगा बदले में उसको फेवर मिले, इतनी एक्सपेक्टेशंस तो रखता है। तो ये तो मनी और पॉलिटिक्स का सीधा सीधा खेल हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बात। और आप ये चीज देखिए जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना वो एब्सोल्यूट नहीं है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। जो हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि ब्लैक मनी कम होगी, ये कारण नहीं हो सकता फंडामेंटल राइट को वायलेट करने का जो हमारा आर्टिकल 19 है। देखिए आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है, कई ऐसे कारण हैं जो जिसकी वजह से इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जैसे किसी फॉरेन कंट्री से फ्रेंडली रिलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन वहां पे ब्लैक मनी को कर्ब करना ये नहीं, क्योंकि सरकार ने यह कहा कि साहब हम लोग इसीलिए इंफॉर्मेशन इशू नहीं कर रहे हैं ताकि ब्लैक मनी कर्ब हो। तो कोर्ट ने कहा भाई ये कौन सा आर्गुमेंट दे रहे हो, पहले तो आप आर्टिकल 19 अमेंडमेंट करिए ना, वहां पे डालिए एक नया प्रोविजन ब्लैक मनी वाला कि भाई हम इसका यूज करके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं। जब तक वो नहीं है तो हम लोग इस आर्गुमेंट को नहीं मानेंगे, क्योंकि के.एस. पुट्टुस्वामी कहता है राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो सरकार ने क्या कहा कि साहब जो डोनर होते हैं ना, हम लोग तो उनकी राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा देखिए भाई ठीक है, डोनर का राइट टू प्राइवेसी तो ठीक है, लेकिन जो वोटर का राइट टू इंफॉर्मेशन है उसका क्या? तो ये दोनों के बीच में बेसिकली बैलेंस बनाना है, डोनर की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करें या आम आदमी का राइट टू इंफॉर्मेशन का इंश्योर करें। कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ अ वोटर इन अ डेमोक्रेसी is more important than the privacy of the donor। तो ये आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक बिजनेस वाला आदमी, एक कोई कंपनी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है तो सीधा सीधा ट्रांजैक्शंस है, वो बेनिफिट लेना चाहती है। अदरवाइज कोई कॉर्पोरेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग क्यों करेगा, करोड़ों रुपए क्यों फंडिंग देगा भाई? क्या मतलब है इस बात का? उसका मतलब तो यह है कि वो बेनिफिट चाहता है, ये उन्होंने कहा। और इन सभी आर्गुमेंट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो राइट टू मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आम आदमी को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन किस को कितनी फंडिंग दे रहा है। इन सभी आर्गुमेंट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो अमेंडमेंट किए गए थे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो हमारा आईटी एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, एफआरबीएम हो, वो सब भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिए। ये आपको याद रखना है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। कुछ बोनस पॉइंट आपको बता देता हूं एक दो, कि इलेक्टोरल इलेक्शन के टाइम पे कितनी फंडिंग आप कर सकते हो, मतलब क्या उसके लिए प्रोविजन रहता है। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो कहता है कि हर कैंडिडेट को वो जितना भी खर्चा करता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और इलेक्शन के 30 दिन के बाद वो सारी की सारी डिटेल एक्सपेंडिचर की बतानी पड़ती है। इट कम्स अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अगर कोई कैंडिडेट इंफॉर्मेशन गलत देता है तो सेक्शन 10A का यूज करके उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। ये हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पढ़ना था। आई होप अभी लगभग सभी डायमेंशंस आपको पता चल गई होंगी जो मैंने आपको बताया था।
इलेक्ट्रल बॉन्ड न्यूज़ में क्यों है, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम से पहले हमारे पास फंडिंग के कौन कौन से तरीके होते थे, हमारे पास कौन कौन से कानून है पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करने के लिए, इसके अराउंड कंट्रोवर्सी क्या है, आर्गुमेंट इसके सपोर्ट में कौन से सरकार ने दिए, आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में कौन कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसके पीछे कौन कौन से कारण सुप्रीम कोर्ट ने बताया, और एक आधा बोनस पॉइंट। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन भी अगर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, अगर इसके अंदर कुछ, अभी तो इसमें कुछ चेंज होने का चांस है ही नहीं क्योंकि ये स्ट्रक डाउन ही किया जा चुका है, बट फिर भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के आसपास या इलेक्ट्रल फंडिंग के आसपास कोई आर्टिकल पेपर में आता है, ठीक है, तो उसको आप अपने नोट्स के अंदर अपग्रेड जरूर करें। ठीक है, मुझे नहीं पता इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कितना टाइम लिया है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सीरियस एस्पिरेंट है वो टाइम नहीं देखेंगे। आई होप जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी पहले से, उसके अंदर कुछ आपने उसके अंदर इंक्रीज किया होगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो 30-40% अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की हैं, बीच में फंडामेंटल राइट्स वगैरह वो सब यूज़ किया है, तो वो थोड़ा सा आप अपना जाके ज़रूर पढ़ें। आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका फाउंडेशन नॉलेज है, उसका यूज़ करके आप इस करंट नॉलेज को अपग्रेड करें, तब जाके जो है वो बात बनेगी। आपने टॉपिक पढ़ लिया है, आपके फ्रेंड ने टॉपिक पढ़ लिया है, उसके साथ इसको डिस्कस जरूर करें। ठीक है, एक बार दो बार वीडियो देखें, डिसेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसके बाद दोस्त के साथ डिस्कस करें, वो आपको 2 पॉइंट बताएगा, आप 2 पॉइंट बताओगे। जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हो, उसको किसी और को बताते हो, तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाती है, वो चीज़ आप कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली सवाल तो नहीं आया है, लेकिन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे पास पहले से ही, उसके आसपास आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 2016. What are the suggested reforms and how far they significant to make the democracy successful? 250 वर्ड में है। स्टेट फंडिंग, पब्लिक फंडिंग को लेकर सवाल आ सकता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सवाल आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेश्चन जो आर्गुमेंट दिए हैं उसको रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के अलावा जो दूसरे मेथड इंडिया में है इलेक्ट्रल पार्टीज को फंडिंग करने का, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन आने का स्कोप तो बहुत ज्यादा है यहाँ से, और क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में भी है, तो इस साल या नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है। ठीक है, इसका जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में वो दे दिया जाएगा, आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी आगे भी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी अलग अलग टॉपिक्स पे। आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मुझे लगा कि वो सूटेबल एग्जाम के लिए तो उसको डेफिनेटली मैं इंक्लूड करूंगा, लेकिन आगे ये हम लोग प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज यहीं पे एंड करते हैं इस पूरे सेशन को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।